ओम जी, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने दूरदर्शन को मौका दिया आपसे बातचीत करने का। आपने तो बहुत सारे सीरियल्स में, फिल्मों में काम किया है। भारत एक खोज आपकी नज़र में किस तरह से एक अलग किस्म का सीरियल है? भारत एक खोज बहुत लंबी इन्वॉल्वमेंट रही। मतलब 1 साल हम सिर्फ इसी सीरियल पे काम कर रहे थे और अलग अलग किरदार करने का मौका मिला और सच्चाई पे बेस्ड सीरियल जो कि हमारे इतिहास को उजागर करता है। अलग अलग कैरेक्टर्स को निभाना, some historical, some mythological, some social, so different characters। फिर उनके जो एक इंटरप्रिटेशंस थी, जी, जैसे औरंगज़ेब अगर कहें कि साहब वो बहुत ही कट्टर मुसलमान थे और उनके नेगेटिव चीज़ें ही ज़्यादा हमने देखने में मतलब आई हमारे जो इतिहास में पढ़ा। लेकिन इसकी इंटरप्रिटेशन एक अलग थी कि भाई वो कुछ खामियों के बावजूद अच्छी क्वालिटीज़ भी थी। मुझे याद है कि श्याम बाबू के साथ एक बार कॉन्वर्सेशन हो रही थी इसको लेकर कि औरंगज़ेब और शिवाजी की मीटिंग होती है, तो उनका कहना था कि वो मिले थे या नहीं मिले थे। तो इस चीज़ पे चर्चा हो रही थी कि इसको हम ये लिबर्टी ले सकते हैं इसकी कि नहीं। जी। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप लिबर्टी ले सकते हो, लेकिन वो महल में नहीं मिल सकते, कहीं जंगल में मिला दीजिए, कहीं और मिला दीजिए, बिकॉज शिवाजी विल नॉट गो टू हिज पैलेस। तो और ये भी हमें मालूम था कि हर स्क्रिप्ट जो है वो हिस्टोरियंस के पास भेजी गई थी और मतलब बहुत तरीके से इसको बनाया गया है और बहुत मुश्किल सीरियल था ये। और टाइमिंग भी हमारे जो आवर्स ऑफ वर्किंग थे वो भी बहुत लंबे होते थे। सुबह 9 बजे स्टूडियो पहुंचते थे, रात को 9 बजे छूटते थे और घर 10 बजे पहुंचते थे। आप जाइए, नहाइए धोइए और फिर अगले दिन की लाइनें लेके बैठ जाइए, क्योंकि इट्स अ वेरी वर्बोस सीरियल, बहुत लाइनें याद करनी पड़ती थी। तो रात को उसको रटते थे 11 साढ़े 11 बजे तक, फिर सो जाते थे, फिर सुबह 5 बजे उठ के फिर रटो, क्योंकि श्याम बाबू टेक भी लंबे लंबे लेते थे। एक्चुअली श्याम बाबू ने कोशिश की है कि इसमें एक थिएट्रिकल क्वालिटी बनी रहे। इस बात पे मैं आपके विचार जानना चाहूँगा कि आमतौर से जब हम एक ऐसे पीरियड से डील करते हैं जिसका हमें पूरा इतिहास मालूम नहीं है, जैसे महाभारत का समय है या रामायण का समय है, अब उसमें कुछ ऐतिहासिक अंश हो सकते हैं और वो अगर बिल्कुल डायरेक्टली ना हो, इनडायरेक्टली हो सकते हैं। क्या ऐसे वक्त के साथ डील करने में जो थिएट्रिकल टेक्निक्स हैं उनका सहारा लेना ज़रूरी है, और क्या ये एक आपके लिए एक अच्छी बात है? मेरा ख्याल है एक कॉन्शियस एफर्ट तो नहीं थी टू बी थिएट्रिकल। हिस्टोरिकल कैरेक्टर्स ऑटोमेटिकली बिकॉज दे आर लिटिल लार्जर देन लाइफ, कि भाई किंग है तो उस तरह की पोशाक पहने हैं तो उनकी वॉक भी स्टाइलाइज हो जाएगी और मैनर भी स्टाइलाइज हो जाएंगे, तो विच में सीम थिएट्रिकल। तो मतलब लेकिन एक कॉन्शियस एफर्ट नहीं थी टू बी थिएट्रिकल। जी। दो इट अपीयर्स, आई एग्री विद यू, इट अपीयर्स थिएट्रिकल। और दूसरे थिएट्रिकल इसलिए भी लगता है कि बहुत लंबे लंबे टेक्स हैं, कट्स का बहुत कम इस्तेमाल है, बिकॉज जाहिर है कि अगर आपको 1 महीने में 4 एपिसोड ख़त्म करने हैं 45 मिनट ईच ऑन फिल्म, तो जाहिर है आपको लंबे लंबे टेक ही लेने पड़ेंगे। थिएट्रिकल होना कोई बुरी बात भी तो नहीं है। ये हमने एक मिथ बना लिया है कि मेलोड्रामेटिक होना, थिएट्रिकल होना सिनेमा में गलत है, और टेलीविजन में तो मेलोड्रामा, थिएट्रिकल क्वालिटीज़ का इस्तेमाल बिल्कुल जायज़ है। आप नहीं इस बात को मानते? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। अभी अगर आप कुरोसावा की फिल्म्स देखें, 7 समुराई देखें या रोशोमन देखें, लगेगा आपको कि थिएट्रिकल है,
लेकिन उसका उसका पूरा स्टाइल ही वो है। तो इसी तरह से यहाँ भी मतलब हम लोग पारसी थिएटर नहीं कर रहे थे, विच और उनकी भी ज़रूरियात थी पारसी थिएटर की, वो तो एक एक्सट्रीम बिकॉज फॉर्म उनको पहुँचना है हज़ारों लोगों तक बिना माइक के। आपने पहले बात की कि दुर्योधन की किरदार की। दुर्योधन का किरदार एक लेवल पे तो बिल्कुल एक विलन की तरह ट्रीट किया जा सकता है। जब श्याम बेनेगल ने आपको इस किरदार के बारे में ब्रीफ किया तो उसकी क्या इंस्ट्रक्शंस थी और आपने इस कैरेक्टर को कैसे अप्रोच किया? दुर्योधन की अपनी आर्गुमेंट्स हैं कि ऐसा तो नहीं है कि कृष्ण ने हर चीज़ जो है वो सही ही की है, उनकी अपनी पॉलिटिक्स थी। तो जिसको कि हमारे नज़र में जो ब्लैक एंड वाइट छवि है दुर्योधन की, उसको उन्होंने नकारा और संस्कृत प्ले से उन्होंने वो हिस्सा चुना। बहुत खूबसूरत स्पीच है दुर्योधन की जब वो कृष्ण से बात कर रहा है और कृष्ण की आर्गुमेंट को काटता है। द्वारिकाधीश कृष्ण, आपकी बांसुरी बजी घृणा के स्वर से सजी, खूब बजी और बजी सिर्फ मेरे लिए। मैं धन्य हूं, आपका चिर कृतज्ञ हूं। भले ही हों आप कुंती के बेटों की बार बार चरण छू भक्ति के हकदार, किसने दिया अधिकार आपको कि मेरे ही घर में घुसकर आप करें मेरी ही निंदा अपार? मेरे पूज्य पिता विद्वान विदुर, पितामह भीष्म, आचार्य द्रोण, सबको पड़ गई लगता है आदत मुझे ही कोसने की अविरत। सिर्फ मुझे कोई नहीं बताता कि मेरा दोष क्या है। मैंने इन वंदनीय प्रातः स्मरणीय सज्जनों का बिगाड़ा क्या है? मधुसूदन, वो धर्मराज पक्का जुआरी, जुआ खेला, राज्य हारा, क्या गलती थी हमारी? सबको पता है जुए में हारे वो, फिर भी मैंने सम्मति दी थी कि लौटा दो जीता हुआ धन। फिर खेले, फिर हारे, जंगल फिरे, मारे मारे, इसमें मेरा क्या दोष? उल्टे मुझी से लड़ने की देते हैं धमकी, मुझे और मेरे भाइयों को मार डालने की। ये कैसा न्याय है? कौन सा धर्म है? आप भी आए हैं मुझे डराने, झुकाने, तो सुनो, नहीं झुकूंगा मैं देवताओं के देवता इंद्र के भी सामने। पांडव 5, आप उनके साथ उनके भाई, हम 100, हमारी सेनाएं, सहयोगी अनगिनत हमसे करने आए हैं लड़ाई। तो वही सही, कहीं ऐसा ना हो कि आपकी हो जग हंसाई। हम क्षत्रिय, हमारा मरण भी शुभ होगा, अगला मुकाम देवताओं का स्वर्ग होगा। हमें है स्वधर्म प्रिय, रणसैया पर सो जाना, किंतु नहीं कभी शत्रु के आगे सिर झुकाना। ऐसे वीर मरण के लिए क्यों रोए कोई? मरण के डर से जिए कैसे कोई? कहा था मातंग मुनि ने, पुरुष रहे तनकर, कभी नहीं झुककर, टूट जाए भले ही नहीं रहे नम कर। ऐसे ही रहा हूं मैं, आगे भी ऐसे ही रहूंगा। क्षत्रिय की तरह जिया हूं और क्षत्रिय की तरह मरूंगा भी। यही धर्म जानता हूं मैं, और धर्म के आगे कुछ नहीं मानता मैं। जब तक जीवित हूं राज्यांश नहीं मिलेगा। वचन दिया था वृद्ध पिता ने मेरे बचपन में, मेरे पराधीन रहते। अज्ञानवश या डर के कारण दिया होगा उन्होंने, वो जाने। पर केशव, आज मैं जीवित हूं, बाहुबल युक्त हूं। नहीं,
पांडवों को दोबारा राज्य नहीं मिलेगा, उतना भी नहीं जितना सुई की नोक पर समा जाए। जब दुर्योधन की जंगा टूट जाती है, अब वो मरणासन है, और उस वक्त उसके माता पिता उससे मिलने आते हैं, और उस वक्त दुर्योधन अपने ही पुत्र से कहता है, जैसे सेवा करता था मेरी, वैसे ही करना पांडवों की। पूज्य मां कुंती की आज्ञाओं का सदा पालन करना, अभिमन्यु की मां और द्रौपदी को अपनी मां की तरह देना आदर। देख बेटे, याद रखना कि कीर्तिवान वैभवशाली गौरव की अग्नि से जिसका हृदय दमकता था, वो तेरा पिता दुर्योधन युद्ध में समान बल वाले शत्रु का करते हुए सामना गिर गया है। ये सोचकर तू दुख को छोड़ दे। मेरी मृत्यु के बाद युधिष्ठिर की बलशाली बांह को पकड़ना, दाहिनी बांह के रेशमी वस्त्र को पकड़ पांडु पुत्रों के साथ मेरा नाम लेकर मुझे देना तू तर्पण। दिस वॉज रियली अ ग्रेट सेइंग। और दूसरे रावण के बारे में तो बहुत कहा भी जाता है कि भाई वो सिर्फ राक्षस नहीं, ही वॉज अ ग्रेट स्कॉलर एंड ही वॉज अ ग्रेट एडमिनिस्ट्रेटर। उनके अवाम उनसे बहुत खुश थे। रावण अपना राज्य का शासन करते करते परिपक्व हुआ है। उसकी प्रजा उसका आदर करती है। उसने अपनी राक्षस प्रकृति के कारण बहुत से दुष्कर्म अवश्य किए हैं, पर राजनीति के संबंध में उसका विचार जानना हमारे लिए अच्छा होगा। रावण मृत्युशैया पर हैं तो राम और लक्ष्मण जब आते हैं उपदेश लेने, तो वो कहता है कि मैं क्या उपदेश दूँ, मैं तो ये पढ़ा हूँ देखिए। और बोले एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि अगर अच्छा विचार मन में आए तो उसे फौरन कर डालो, बुरा विचार आए मैं भला तो थोड़ा रुक जाओ। आपको क्या मार्गदर्शन दे सकता हूं? मेरी बुद्धि तो स्वयं भ्रमित और अंधकार में डूबी है। उचित और अनुचित के बीच का भेद जानने में असमर्थ है। हे रघुकुल स्वामी, मैं भला आपको क्या शिक्षा दे सकता हूं? महाराज, आप मुझसे बड़े हैं, अनुभवी भी हैं, एक समर्थ शासक रहे हैं आप। मुझे उचित, अनुचित और शासन करने के संबंध में आपके विचार जानने चाहिए। हे रघुराज, कोई भी कार्य जो दया, प्रेम और परोपकार की भावना से किया जाता है वो निश्चित ही अच्छा होता है, किंतु सत्कर्मों को हम सदैव स्थगित करते रहते हैं। अगर आप कोई सत्कर्म करना चाहते हैं तो उसमें देरी न करें, उसे तुरंत कर डालें, नहीं तो बाद में उसे पूरा करने में कठिनाई होती है। किसी अच्छे काम को टाल दोगे तो वो कभी पूरा नहीं होगा। उचित कहा आपने। हाँ, दुष्कर्मों के बारे में तो मैं तुम्हें बहुत सी बातें बता सकता हूं। मैंने जीवन में दुष्कर्म ही तो किए हैं। देखो, आज मेरे सभी पुत्र पौत्र मारे जा चुके हैं। क्रोध, घमंड, घृणा, इन्हीं से दुष्कर्मों का जन्म होता है। जैसा कि हे रघुवंशियों के स्वामी,
जैसा कि दुष्कर्मों की प्रवृत्ति होती है कि वो चिल्ला चिल्ला कर अपने पूरे होने की मांग करते हैं, किंतु बुद्धिमान व्यक्ति वो होता है जो क्रोध, घृणा और घमंड से प्रेरित होकर कार्य करने में अपने को रोकता है। उचित अनुचित के बारे में मेरा यही ज्ञान है। हे राम, इस ज्ञान का तुम सदुपयोग करना और मेरे अपराधों को क्षमा करना। In fact, it touched me so much that I adapted it to my own life. कभी भी अगर मन करता है कि किसी को कुछ दान दे दें, कहीं कोई चैरिटी में कुछ दे दें, तो आप फौरन दे दो उसको। हम सब लोगों ने इतिहास के बारे में, ख़ास तौर से संस्कृति और सभ्यता के इतिहास के बारे में हमने थोड़ा बहुत इधर उधर से कहीं से जाना है, किताबों से, माता पिता से, बुजुर्गों से। जब आप इस सीरियल में इन्वॉल्व हुए, उसके से पहले आप क्या जानते थे, और उस सीरियल के द्वारा अगर आप एक आध उदाहरण दें, आपने क्या नई बात जानी? नई बात एक ऐसे ही, जैसे अभी रावण का एग्जाम्पल दिया हमने आपको कि भाई हमारे जहन में तो रावण था कि भाई उसको जलाओ, दुशहरे वाले दिन उसको उड़ा दो, है ना, जला दो उसको, और सिर्फ वही छवि दिमाग में थी। लेकिन जब आप लिटरेचर पढ़ते हैं, जब संस्कृत के प्ले से जो श्याम बाबू ने लिया है और उसकी इंटरप्रिटेशन देखी, तो समझ में आया भाई ये दो समुदायों की लड़ाई थी। तो उसमें रावण को दोषी नहीं कहा जा सकता कि भाई उनकी ज़मीन पर किसी ने आके कब्ज़ा किया, तो वो जाहिर है उन्हें तकलीफ़ होगी इस चीज़ से, और वो झगड़ा बढ़ेगा जी, है ना। और इसी तरह से दूसरी चीज़ें भी, औरंगज़ेब का मैंने आपको उदाहरण दी कि औरंगज़ेब के बारे में भी हमारे जहन में सिर्फ यही है कि वो बहुत ही नेगेटिव आदमी, और सिर्फ नेगेटिव है। उसका एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, उसके आवाम उनसे खुश थे नहीं थे, ठीक है, हिंदुओं के साथ उसने ज़्यादती की कि जजिया लगा दिया, लेकिन उसके अलावा भी उसकी एक पर्सनालिटी थी। आपने बहुत सारे किरदार किए हैं इस सीरियल में, ऐतिहासिक मिथोलॉजिकल किरदारों से लेके बिल्कुल रियलिस्टिक किरदारों तक। जैसे आपने एक किरदार किया है गांधी के लौटने पर एक दक्षिण भारत में, हैदराबाद में एक पटेल का, जो बिल्कुल एक रियलिस्टिक लेवल है। नहीं पुलिस साहब, मैं ये गांव का मालिक नहीं हूं। कौन भी घर दिए तो ले लो और अपना महल बनाओ, मेरे को कोई एतराज नहीं। तेरे को मालूम नहीं पटेल तू किससे बात कर रहा है? बस बस, बहुत हुआ, जाओ। आप नहीं समझते कि एक थिएट्रिकल स्टाइल से हम रियलिस्टिक स्टाइल तक आते हैं जब हम एक आधुनिक परिवेश में आते हैं? जब आप अशोका करते हैं या औरंगज़ेब करते हैं, तो दीज कैरेक्टर्स आर लार्जर देन लाइफ, तो वो उनका प्रोजेक्शन ज़्यादा ऑटोमेटिकली होता है, और भाषा भी। और जो दूसरा गांधी वाला किरदार आप कह रहे हैं, वो स्वाभाविक आदमी है, आज का आदमी है, मॉडर्न आदमी है, और उसको उसकी रीच कम है, उसको बहुत लोगों तक नहीं पहुंचना है, तो वो कॉन्वर्सेशनल लगता है। जबकि औरंगज़ेब जो है या अशोका जो है, मोस्ट ऑफ द टाइम दे आर गिविंग ऑर्डर्स, भाई ये कीजिए, वो ले आइए, आप पधारिए। सो इट बिकम्स, इट सीम्स लाइक थिएट्रिकल। मुगल आजम का तखलिया। हाँ, तखलिया। तो मतलब, लेकिन एक कॉन्शियस एफर्ट नहीं थी टू बी थिएट्रिकल। जी,
दो इट अपियर्स, आई एग्री विद यू, इट अपियर्स थिएट्रिकल, और दूसरे थिएट्रिकल इसलिए भी लगता है कि बहुत लंबे लंबे टेक्स हैं, कट्स का बहुत कम इस्तेमाल है, बिकॉज जाहिर है कि अगर आपको एक महीने में 4 एपिसोड ख़त्म करने हैं 45 मिनट ईच ऑन फिल्म, तो जाहिर है आपको लंबे लंबे टेक ही लेने पड़ेंगे। आपने इतने सारे किरदार किए, उसमें आपको खास किरदार कौन से अच्छे लगे और क्यों? आई वॉज ऑलवेज फैसिनेटेड बाय अशोका, तो मुझे अशोक बहुत अच्छा लगा। राजकुमार अशोक, मैं और मेरे मंत्री आपका साथ देंगे। कितने मंत्री होंगे? मुझे मिलाकर 101। शुभ है। और शेष मंत्रियों का? उनका प्रबंध भी कर दिया जाएगा। स्थिति बहुत तेजी से बदल रही है। मेरे विचार से आप स्वयं को राजप्रतिनिधि घोषित कर दीजिए। सिंहासन के संघर्ष में आपका पलड़ा भारी रहेगा। बाद में जो होगा देख लेंगे। क्या विचार है? हाँ, यही ठीक रहेगा। मैंने कहा फिल्म में तो कभी मौका नहीं मिलेगा मुझे। फिल्म में मतलब ये भी फिल्म थी, लेकिन श्याम बाबू की फिल्म में मौका मिल सकता है इंशाअल्लाह मिलेगा। लेकिन कमर्शियल फिल्म मेकर अगर फिल्म बनाएगा तो वो हमें कभी अशोका इमेजिन नहीं करेगा, ना औरंगज़ेब इमेजिन करेगा। उसके लिए बहुत, हालांकि चिकने चुपड़े चेहरे उसके लिए नहीं होने चाहिए, लेकिन कमर्शियल वाले तो नहीं मारेंगे, वो तो चिकना ही चेहरा लेंगे। लेकिन मुझे बहुत खुशी मिली ये किरदार करके अशोका, क्योंकि बहुत वेरिएशंस हैं उसमें। जैसे पहले रूथलेस, ही इज़ अ रूथलेस किंग, अपने भाइयों को भी मारा उसने, और बहुत उनका, एज आई सेड, यू नो, टोटली रूथलेस एंड डीमन काइंड ऑफ अ, you know, bloodthirsty, and then he becomes so vulnerable that he turns a Buddhist. So there was a whole range. जी, इसमें 2 एंकर हैं। एक रोशन सेठ है जो स्क्रीन पे है, दूसरा आपकी आवाज़ में, जिसे मैं नरेशन नहीं मानता, वो दरअसल एक एंकर का रोल है। श्याम बेनेगल ने जब आपको इसके बारे में ब्रीफ किया तो दोनों के रोल्स का क्या डिफरेंस बताया आपको, कैसे समझाया? एक तो नेहरू साहब की आवाज़ है जो कि रोशन सेठ ने की, उनकी इंटरप्रिटेशन है, उनकी सोच है, और दूसरा मेरा जो वॉइस ओवर है वो इट इज़ सपोज टू बी अ मॉडर्न इंटरप्रिटेशन, कि भाई आज इतने साल बाद की क्या सोच है या क्या नया डिस्कवर किया गया है जिसकी बिना पर हम हिस्ट्री पे कमेंट कर सकते हैं, या श्याम बेनेगल की सोच है उसमें शामिल, तो वो मेरे ज़रिए कहा गया है। आपने इस सीरियल से निजी लेवल पे क्या सीखा? निजी लेवल पे एक तो सेंस ऑफ हिस्ट्री, कि भाई हिस्ट्री जो कहीं सुनी जाती है वो कई बार तोड़ी मरोड़ी हुई होती है, तो सही हिस्ट्री समझने के लिए यू हैव टू रीड वेरियस इंटरप्रिटेशंस, और इसीलिए श्याम बेनेगल ने भी अपनी जो भी स्क्रिप्ट्स उन्होंने चुनी, वो जो इतिहासकार हैं, जो माने हुए इतिहासकार हैं, जो अथॉरिटी हैं मुग़ल हिस्ट्री पे, तो उन्होंने मुग़ल हिस्ट्री की स्क्रिप्ट्स उनको भेजी, जो मराठा हिस्ट्री के अथॉरिटी हैं उनको मराठा हिस्ट्री के सब्जेक्ट्स भेजे जी, ना, या शिवाजी पे लिखना है तो मराठा हिस्ट्री की जो अथॉरिटी हैं उनके पास भेजा जाए स्क्रिप्ट। तो ये सीखने को मिला। फिर टेक्निकली भी
क्योंकि 1 साल तक श्याम बाबू के साथ थे, वन लर्नड अ लॉट टेक्निकल एस्पेक्ट्स ऑफ इट, कि भाई आप कैसे, हाउ यू कैन बी इफेक्टिव बाय बीइंग इकोनॉमिकल। जैसे सेट्स भी बदलते थे कि भाई एक सेट लगा है महल का, उसी में थोड़ा रद्दो बदल करके उसको दूसरा पीरियड का बना दें ताकि ख़र्चा बचे। ऐसी चीज़ें भी सीखने को मिली। और दूसरे बच्चों के लिए जो स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं, उनके लिए एक लाइव हिस्ट्री है ये। मैंने अपने बच्चे से वादा किया है कि मैं उसको ये भेंट करूँगा पूरा सेट डिस्कवरी ऑफ इंडिया का। तो इससे बढ़िया तोहफ़ा बच्चे के लिए नहीं हो सकता। तो जो भी परिवार अपने बच्चे को तोहफ़ा देना चाहता है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया का तोहफ़ा दे उसको, और उसका भला होगा, और पूरी हिस्ट्री जो है वो पर्दे पे देखेगा। बहुत बहुत शुक्रिया ओम जी, धन्यवाद।